गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोगों को मैं बोल दूं, सुबह सुबह की समय है, तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज जो है फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर क्लियर नहीं हुआ तो ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्लियर होगा, ना एक्सियल पॉइंट क्लियर होगा, ना शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर होगा। ठीक है, ये सभी के सभी जो है हमको क्लियर करना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल ही क्लियर करते हैं, क्योंकि इसी पे सब बेस्ड है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिरकार ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो किस चिड़िया का नाम है। तो डिफिनीशन आप देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ, यहाँ पर इज अ पेयर मतलब जोड़ा, इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल होना चाहिए, एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2। ठीक है, अगर इस पर वो सेपरेटेड हुआ तो यहां से इलेक्ट्रिक डाइपोल निकलेगा। तो सबसे पहले अगर एक प्लस चार्ज क्यू लेते हैं, समझ लीजिएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ये प्लस चार्ज क्यू है, तो प्लस चार्ज क्यू से हम लोग क्या जानते हैं कि इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है वो बाहर की ओर निकलता है। ये तो आपको हम बता चुके हैं पहले। ये क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है कि नहीं निकलता है, बताए हैं कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की ओर निकलता है। और निगेटिव चार्ज में अगर हम कोई निगेटिव चार्ज लेते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर की ओर एंट्री करता है। और ये भी आपको हम बता चुके हैं, हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। अब जिस पॉइंट से ये निकलता है और जिस पॉइंट से जाके ये एंट्री मारता है, अगर मुझे एक कुआं से या एक लोटा पानी को दूसरे लोटा में डालना है, ठीक है, तो इस लोटा के पानी को उस लोटा में डालेंगे तो कहीं ना कहीं बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा। ऐसा तो नहीं कि लोटा में लोटा ढुका के डाल देंगे, ऐसा संभव है? सोचिए थोड़ा सा, अगर मेरे पास कोई चीज है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है ना, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अगर मैं यह एक दो चार्ज ले लिया, एक ये चार्ज है और दूसरा ये चार्ज, दोनों सेम है, दोनों सेम मार्कर है ना। हमने बोला कि भाई इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पर आपका निगेटिव चार्ज है, क्लियर है? तो अब पॉजिटिव चार्ज से तो लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा और निगेटिव में वो जाएगा, तभी ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर हम इसके फील्ड को कहते हैं कि यहीं तक है, ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और इसका फील्ड जो है सो यहां से यहां तक है, तो जब तक अब इसको यहां पर इतना दूर पर रख देंगे तो दोनों को अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि उसके फील्ड में नहीं आएगा, तो अट्रैक्ट तो नहीं करेगा। अब करेगा? नहीं करेगा। तो कब करेगा? जब इसके फील्ड में, इस चार्ज के फील्ड में ये चार्ज आ जाएगा, तब उसको अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब वो जहां पर दोनों लाइंस ऑफ फोर्स मीट करेगा, पॉजिटिव वाला लाइंस ऑफ फोर्स और निगेटिव वाला लाइंस ऑफ फोर्स जिस पॉइंट पर क्या करेगा, मीट करेगा, मिल जाएगा, तभी तो वो खींचेगा। जब मिलेगा नहीं तो खींचेगा कैसे? तो जहां पर वो मिलता है ना दोनों, उसी पॉइंट को हम डाइपोल कहते हैं। हो गया क्लियर? तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच डाइपोल बनेगा? नहीं बनेगा। ये ने धक्का मारेगा, ये ने धक्का मारेगा, तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? तो एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए वह इक्वल होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो अब बताइए कि अगर इसके मैग्नीट्यूड को हम ले लेते हैं 10 कूलम, तो इसके मैग्नीट्यूड को भी कितना लेना होगा? 10 कूलम। क्लियर है? अब बताइए, ये 10 कूलम का चार्ज है, ये भी 10 कूलम का चार्ज है, लेकिन इस पे प्लस है और इस पर माइनस है। तो भाई
यहाँ पे अगर इसको हम 10 कूलम के बोलते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज को 10 कूलम बोले, और यहाँ पर आप किसको ले लिए हैं, निगेटिव चार्ज को ले लिए हैं, और ये निगेटिव चार्ज भी कितने कूलम का है, 10 कूलम का है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा उसका क्या स्थिति होगा, तो सर स्थिति क्या होना है, वो जाके इसमें मिलेगा, कि यहाँ से ऐसे ऐसे जाते रहेगा और मिलते रहेगा, इसमें जाएगा और यहाँ पर वो क्या करेगा भाई, मिल जाएगा। मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, मिल रहा है सो है। तो अब देखिए ये जो पॉजिटिव वाला जो पॉइंट्स होगा, इस तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये यहाँ तक जाएगा और ये यहाँ से खींच लेगा, कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ पर एक एरो का चिन्ह दे दिए, फिर ये यहाँ से जाएगा, ये वाला लाइन्स ऑफ फोर्स, ये वाला यहाँ से खींच लेगा, यहाँ से जाएगा ये वाला खींच लेगा, यहाँ से जाएगा यहाँ वाला खींच लेगा, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। आया बात समझ में? ये लाइन्स ऑफ फोर्स यहीं तक जाएगा, इसके आगे जाने का उसका औकात नहीं है, लेकिन उसके बाद ये क्या कर लेगा, निगेटिव वाला खींच लेगा। तो पॉजिटिव से निकल रहा है, निगेटिव में जा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब बताइए ये जो आपका बन रहा है, ये जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक पोल बन रहा है। देखिए जहां से ये जा रहा है और उसको क्या कर रहा है, मिला ले रहा है, मिला रहा है ना भाई। तो यहां पर ये क्या बन गया, एक पोल बन गया। और ये जो आपका पोल बना, ये पोल किसके चलते बना, दो चार्ज के चलते बना, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव चार्ज के चलते बना। तो इसीलिए इसको बोलेंगे, चार्ज को क्या बोलते हैं, बोलिए, चार्ज को क्या बोलते हैं, चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रिक। आइए दो को क्या बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, दो को बोलते हैं डाइपोल। तो ये दोनों के बीच, दोनों के चलते जो ये पोल बना, इस पोल का नाम क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई बात समझ में, हुआ क्लियर? अब इस पॉजिटिव चार्ज से इसके बीच के डिस्टेंस, यहां से इस पॉजिटिव चार्ज से, बेटा देखो इसको, समझो इसको बढ़िया से, इस पॉजिटिव चार्ज से इस पोल के बीच की दूरी जितनी होगी उतनी ही डिस्टेंस निगेटिव चार्ज से लेके और इस पोल के बीच की दूरी होगी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बराबर है। तो जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही अगला भी फोर्स लगाएगा। नहीं समझ में आया बात? जब हम दोनों सेम हैं तो हम यहाँ पढ़ावे चाहे जनकधारी में जाके पढ़ाने वाला तो आदमी सेम है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई बदलने लगेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो अब बताइए इस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड इसका है, और दोनों के बीचों बीच ये पोल बना है ना, यानी कि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस ये ए होगा, तो ए भी डिस्टेंस कितना होगा, ए होगा। तो कुल मिला के दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना हुआ, 2a। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। हो गया क्लियर? यानी कि अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, तो इस दोनों के बीच जो डाइपोल क्रिएट हो रहा है ये वाला, समझे, इस दोनों के जो बीचों बीच जो डाइपोल क्रिएट हो रहा है, आई बात समझ में? डाइपोल जो क्रिएट हो रहा है इसकी बीच की डिस्टेंस कितना हो गया, a, इसकी बीच के डिस्टेंस कितना हो गया, a। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2a। समझ में आया? टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2a हो गया। इसी को हम बोलेंगे 2a डिस्टेंस। स्पष्ट है? अब मजे की बात ये देख लीजिए, ये दो चार्ज है और दोनों के बीच के डिस्टेंस है ना। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। देखिए जो फैल रहा है ना, ये इसका क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो इस पोलराइजेशन जो होता है, उस पोलराइजेशन का जो मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए ये
इसको क्या करेगा, जाएगा धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी पोलराइजेशन का जो मेजरमेंट करेंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्लियर हो गया। अब यहीं से इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं। किससे? P से। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिनोटेड बाय P। अब पूछिएगा P से क्यों सर? क्योंकि P फॉर पोल, दिस इज कॉल्ड पोल, इसलिए इसको डिनोट किया गया P से। इट इज a vector quantity। क्या कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन पता है, फिक्स डायरेक्शन है ना, इसका डायरेक्शन पता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट इज वेक्टर P इजिकल टू, वेक्टर P इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2a और Q। Q कौन सा है? स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, और ये A जो है दोनों के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज सेड टू बी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर A इंटू Q। ये एक फार्मूला हो जाता है। अब बताइए कि इस फार्मूला को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या डिफिनेशन होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस एंड चार्ज Q। ठीक है, इसका दूसरा डिफिनेशन लिख सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज Q, द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज Q एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इट्स यूनिट देख लीजिए। अब यहां पर देखिए कि सिंस वेक्टर P इजिकल टू 2a³ लिखा हुआ है, बोथ साइड टेकिंग अगर मैग्नीट्यूड ले लीजिएगा तो P इजिकल टू क्या बन जाएगा? 2a³ बन जाएगा। समझ में आ गया? A क्या है? डिस्टेंस, Q क्या है? चार्ज। तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा? यहां देख लीजिए, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना हो जाएगा? डिस्टेंस का यूनिट कैसे में होता है? मीटर में, और चार्ज का क्या होता है? कूलम्ब में। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया चार्ज, डिस्टेंस का हो गया मीटर, और चार्ज का हो गया कूलम्ब, तो MC हो जाएगा। ठीक है, मीटर कूलम्ब, इसी को आप CM भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया मीटर, और ये हो गया आपका कूलम्ब। तो मीटर कूलम्ब आप बोल सकते हैं। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर देखना है, डायमेंशनल फार्मूला, ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम लोग नहीं लेते हैं। किसको लेंगे? डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? L, और Q को क्या लिखते हैं? I इंटू T। तो क्या हो गया? M0 L T L1 T1, और I को करंट पढ़ते हैं, तो करंट के या तो एम्पियर लिखिए, या दूसरा आप लिख सकते हैं इसी को M0 L1 T1 और A, क्योंकि करंट का क्या होता है? एम्पियर। आप ऊपर 1 नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा? इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिट क्या हो गया? वो भी समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते किसको? ये भी समझ में आ गया। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? ये भी आपको समझ में
आ गया। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक डाइपोल में इससे ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में करेंगे। अब यहां से एक चीज आपको मिल रहा होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज का यहां से यहां तक का जो हुआ वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, और ये निगेटिव चार्ज का क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। यानी ये टर्म जो है सो ये पूरे क्षेत्र किसको कवर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये भी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझ गए? तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल MC, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल M0, L1, T1 और A1। ठीक है, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल T इक्वल टू 2AQ या 2LQ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि L इज अ डिस्टेंस, L इज अ लेंथ बिटवीन टू चार्ज। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑलवेज फाइंड आउट, ऑलवेज फाइंड आउट सेम चार्ज, है ना, या इक्वल चार्ज एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड, इक्वल चार्ज एंड सेम मैग्नीट्यूड, है ना, डिफरेंट चार्ज डिफरेंट डिस्टेंस। इसमें क्या डिफरेंस होगा, इक्वल चार्ज, इक्वल चार्ज होना चाहिए और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इक्वल चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड और डिफरेंट, चाहे अपोजिट चार्जेस भी लिख सकते हैं, अपोजिट चार्जेज एंड इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज, देन यू कैन फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ गए? तो ये सारा टर्म आपको समझ में आ गया। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के आगे हम लोग टॉपिक लिखेंगे और समझेंगे। देखिए, तो देखो बाबू, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा और निगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंट्री मारेगा निगेटिव की ओर, तो जहां पे दोनों पॉइंट मिलेगा, मतलब पॉजिटिव का लाइंस ऑफ फोर्स और निगेटिव का लाइंस ऑफ फोर्स जिस पॉइंट पे मीट करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? पॉजिटिव से निकलने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और निगेटिव से निकलने वाले, निगेटिव की ओर आने वाले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट आपका कौन सा हुआ, तो ये जो पॉइंट हमने दिखा दिया उसी को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे, हैं? यानी कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड negative charge meet at that point is called equatorial point। क्लियर है? तो हम लोग इसी पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे कि इस पॉइंट का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। समझ गए? तो यहां पर जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक, यानी कि द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, आप लिख सकते हो कि द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फ्रॉम निगेटिव चार्ज एंड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड negative charge meet at that point is called इक्वेटोरियल पॉइंट। क्लियर? तो पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे ई पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड को होने वाले को बोलेंगे
ई निगेटिव। समझ में आ गया? पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच जो डाइपोल बनेगा, उस डाइपोल के लिए पहले हम बता चुके हैं कि दोनों के बीच पूरा डिस्टेंस 2a होता है, लेकिन डाइपोल उसको सेपरेट कर दे रहा है, इसीलिए पॉजिटिव से डाइपोल के बीच के डिस्टेंस a, निगेटिव चार्ज से डाइपोल के बीच के डिस्टेंस भी a, दोनों मिल जाएगा तो बन जाएगा 2a। अब यहाँ डिस्टेंस ये हो गया a, ये डिस्टेंस को हम r मान लिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज हमको ये डिस्टेंस चाहिए। तो इस डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे? तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, तो ये आपका बन गया हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमने उसको लिख दिया। तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर r है और इसका परपेंडिकुलर भी a है, यानी दोनों का डिस्टेंस हमको पता चल गया। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज मतलब E पॉजिटिव कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 1/r स्क्वायर, और r के जगह पर कितना है? दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि E पॉजिटिव इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अगेन टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकलेगा? देख सकते हैं, क्या लिखे? ई निगेटिव इजिकल टू, फॉर्मूला तो एक ही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई, बोलो बाबू Q बाई कितना? इसको रूट को स्क्वायर करेंगे तो खत्म हो जाएगा, सेम ही चिन्ह रहेगा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दोनों के बीचों बीच मतलब दोनों का ये क्या हुआ? रिजल्टेंट हुआ, दोनों का रिजल्टेंट है। तो वेक्टर क्वांटिटी में आप लोग पढ़े हैं कि रिजल्टेंट को निकालने के लिए क्या किया जाता है? तो दो वेक्टर को जो जोड़ देते हैं वही आपका रिजल्टेंट हो जाता है। स्पष्ट है? तो जाहिर सी बात है ई आर अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो ई आर इजिकल टू ई पॉजिटिव प्लस ई निगेटिव। क्लियर? तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट, ये हो गया a और ये हो गया b। तो वेक्टर E1 के, वेक्टर E पॉजिटिव के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर E के निगेटिव के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेक्टर E पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड E निगेटिव के मैग्नीट्यूड और cos थीटा फॉर्मूला होता है। ठीक है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इसी को हम लोग E मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब हो गया E का स्क्वायर, E प्लस का स्क्वायर, E माइनस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E पॉजिटिव E निगेटिव cos। यहाँ देखिए थीटा की जगह पर क्या बन रहा है? एक थीटा ये, एक थीटा ये, तो दोनों मिलके जो एंगल बनाएगा वो कितना थीटा बना देगा सर? 2 थीटा बना देगा। हाँ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम माने जोड़, तो ये थीटा प्लस थीटा कितना? 2 थीटा, तो 2 थीटा बन गया। तो यहाँ पे इस कॉस थीटा की जगह पर कितना यूज कर देंगे? 2 थीटा। अब यहाँ पर देखिए E पॉजिटिव का मान आप देख सकते हो कि E पॉजिटिव जितना है वही E निगेटिव है, तो दोनों को हम E मान लेते हैं। E पॉजिटिव इक्वल टू E निगेटिव इक्वल टू E, लेट कर लीजिए। समझ में आया? अरे भाई देखो E पॉजिटिव का मान यही है, E निगेटिव का मान भी तो यही है, तो दोनों को E मान लिए। अब जहां जहां E पॉजिटिव E निगेटिव सबकी जगह पर E कर दीजिए। E स्क्वायर प्लस
ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस 2 थीटा। सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, एगो ई स्क्वायर कितना हुआ, 2 ई स्क्वायर हो गया प्लस 2 ई स्क्वायर कॉस 2 थीटा। इन दोनों में से कॉमन कितना हो रहा है, 2 ई स्क्वायर हो रहा है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस 2 थीटा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 ई स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 थीटा में 2 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 2 गो कै गो है, 2 इसमें कै गो है 2 गो, तो 2 गो के बदला एगो बाहर, ई स्क्वायर कै गो है 2 गो, ई कै गो है 2 गो, यहाँ पे एगो ई, यहाँ कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर कॉस थीटा, यानी कि 2 ई कॉस थीटा, इसका ई आर के वैल्यू हुआ, ई आर का वैल्यू कितना निकल गया 2 ई कॉस थीटा हो गया। समझ में आ गया बात। अब इसके आगे हम बता देते हैं, अगर इधर आप लोग नोट कर चुके हैं तो आपको मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा इधर मिटाता हूं क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बच गया है। कोई कंफ्यूजन है, दिक्कत है तो बताइए। हम लोगों को सबसे पहले यही करना है, इसमें थोड़ा सा फिर समझ लीजिए, ई पॉजिटिव निकाल देना है, ई निगेटिव निकाल देना, दोनों के बीच के रिजल्टेंट निकाल देना है, काम हो जाएगा। अब यहीं पर जो आपको दिया हुआ है देखिए, अब उसके वैल्यू को पुट कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा, ई आर इजिकल टू 2 इंटू ई के जगह पर क्या यूज करेंगे, ई जो पॉजिटिव है वही निगेटिव है और वही ई है, तो ई पॉजिटिव निगेटिव के मान कितना बताए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर हो गया। और इंटू देखिए क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिख दीजिए कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान हमको पता है, यहाँ देखिए ये आपका क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, तो कॉस थीटा इजिकल टू बी बाई एच, बेस कितना है ए, एच कितना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो भाई आप देख सकते हो कि कॉस थीटा का मान भी हम निकाल दिए, तो मान रख दीजिए ई आर इजिकल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह पर कितना रखिएगा, ये ए है तो ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको ई आर इजिकल टू क्या लिख सकते हैं 2a क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना हुआ 1, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना हुआ 1/2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, और ये आपका ई आर का वैल्यू निकल गया। अब एक चीज देखिए कि 2a किसका वैल्यू है, 2a किसका है इलेक्ट्रिक डाइपोल था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं p रख सकते हैं, तो p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट का, इसको ध्यान में रख लीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समझे इंटू 2LQ या 2AQ बाई अंडर रूट या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। समझ गए, ये आपको याद कर लेना होगा। इस फॉर्मूला पे बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको बनाना पड़ता है। तो हम नेक्स्ट अभी आपको बताते हैं इसी का कुछ प्रॉपर्टी। चलिए तो देखिए, हमको जो पढ़ाना है वो सम स्पेशल केस, कुछ इसमें स्पेशल केस होता है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं सम स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो
हम लोग जानते हैं कि सिंस ई आर इजिकल टू 1/4πε0 इंटू 2AQ बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3 बाई इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इसके बारे में देखना है। तो हम जानते हैं कि सिंस ई आर इजिकल टू 1/4πε0 इंटू 2AQ बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, ये हो गया। तो अब इसको हम लोग को क्या करना है वो समझ लीजिए। इसका फर्स्ट केस जो निकलेगा इस फॉर्मूला का वो क्या हो सकता है। फर्स्ट केस में हो सकता है क्या कि इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के टर्म में लिखने के लिए तो क्या पूछेगा, ई आर इजिकल टू 1/4πε0 इंटू पी बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला P इजिकल टू होता है 2AQ। ये किसके टर्म में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस। सेकेंड स्पेशल केस क्या हो सकता है, इफ ए मच मच ग्रेटर देन आर, यानी ए जो है वो आर से बहुत ज्यादा है। तो ए का मान अगर बहुत ज्यादा होगा तो आर का मान बहुत छोटा हो जाएगा। तो आर का मान बहुत छोटा हो जाएगा मतलब इसको निग्लिजिबल पढ़ा जाता है। तो इस केस में ई आर इजिकल टू 1/4πε0 इंटू पी बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बहुत ज्यादा है, आर बहुत छोटा है मतलब निग्लिजिबल के पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 1/4πε0 इंटू पी के जगह पर 2AQ भी लिख सकते हैं या P लिख सकते हैं, ए स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कट गया। तो आपका वैल्यू क्या निकल गया कि ई आर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2AQ बाई ए स्क्वायर। अब आप सॉरी ए के पावर 3 ना, ए के पावर 3, तो 3 से ए कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यहाँ हमको रिजल्ट मिल गया 1/4πε0 इंटू 2Q बाई ए स्क्वायर, 2Q बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि ये जो 2Q है तो इसका क्या फॉर्मूला था, 1/4πε0 बाई आर स्क्वायर। किसी का फॉर्मूला होता था, किसी का फॉर्मूला होता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में भी ये बन गया। अब तीसरा स्पेशल केस क्या हो सकता है, इफ आर मच मच ग्रेटर देन ए, देन क्या हो जाएगा, ई आर इजिकल 1/4πε0 2AQ बाई। अब आर को बहुत बड़ा करना है और ए को छोटा करना है। तो आर बहुत बड़ा होगा तो ए क्या हो जाएगा, छोटा, मतलब ये 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए को छोटा करना है 0 प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो ई आर इजिकल टू 1/4πε0 2AQ बाई आर स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कट गया। ई आर इजिकल टू 1/4πε0 2AQ बाई आर स्क्वायर। और यहाँ से फॉर्मूला ये भी बन गया। तो हमने क्या देखा कि इसको टर्म को अलग अलग रूप में हम चेंज करके अलग अलग फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रिजल्ट मिला। तो आपको अगर एक फॉर्मूला ये आपको याद है तो स्पेशल केस लगा के इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में ए को बड़ा करके आर को बड़ा करके 3 फार्मूला को हम लोग निकाल सकते हैं। ये आपका स्पेशल केस ऑफ, समझे, स्पेशल केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट का होता है। यहाँ से सीबीएसई में या बिहार बोर्ड में क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ये पूछा जाता है
तो इसको अगर आप सॉर्ट आउट कर दीजिएगा तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत सारा पूछता है, तो अगर याद रहेगा तो न्यूमेरिकल बनेगा, याद नहीं रहेगा तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। तो इसको बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और आज हम आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि 2 टॉपिक समाप्त हो गया है। अगले क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट पढ़ाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाएंगे। और इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका खत्म हो जाएगा। तब हम आपको शुरू करेंगे गॉसेस थ्योरम। इसके पहले गॉसेस थ्योरम के पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम खत्म कर लीजिएगा तो टोटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड समाप्त हो जाएगा। तब बचेगा कैपेसिटेंस और कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर पढ़ लीजिएगा और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक समाप्त हो जाएगा। यानी कुल मिला के अभी से 5 से 7 वीडियो बनाना पड़ेगा हमको, तो आपका ये दोनों चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो आपको समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। तो इसको पहले आप लोग आज कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे आपको इसके बारे में फिर कल बताएंगे, कल क्या होगा उसके बारे में आपको बताएंगे, है ना, इसके आगे। तो आज इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत।